हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए, लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का सेट 12 लेकर आया हूं। तो भाई ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो धीरे धीरे यहाँ से सीखते जाइएगा क्या अप्रोच हमें रखनी चाहिए, किस तरह से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और ये आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल भी रहेंगे। क्लियर? तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम अकाउंट वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू पर, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसने कहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6910 is divided by 81। उसने कहा क्या है, उसने हमसे बस छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जब मैं 6910 को 81 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई पहले ये तो क्वेश्चन आप इजीली कर भी सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो यदि मैं 8 टाइम्स यहां पर चलता हूं तो कितना आएगा, यहां से आएगा 648। क्लियर है? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3, यहां पर कितना आता है भाई हमारा 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो 430 मेरे पास यहां पर बचता है। अब कितने टाइम्स चलेगा भाई, अब यहां पर जो चलेगा वो 8 5 40, तो इट मींस 5 टाइम्स और चलेगा। तो 5 टाइम्स चलेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 405, और 405 तो रिमाइंडर कितना आता है भाई 25। तो करेक्ट आंसर यहां से हमारा जो बन के आता है वो 25 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से इनको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को पूरे को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, क्या डाटा हमें दिया है। अब देखो क्वेश्चन में इसने क्या लिखा है, ए कैन डू 75% ऑफ द जॉब इन 18 डेज। उसने ये लिखा है कि भाई ए जो है 75% जॉब जो है, इट मींस किसी काम का 75% 18 डेज में करता है, और बी उसी वर्क का 25% कितने दिन में करता है भाई 12 डेज में करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, यदि दोनों मिलकर काम करें तो आपसे पूछा उस वर्क का 75% कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात सोचो, आपसे क्या पूरे वर्क की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, पूरे वर्क की बात नहीं कर रहा है, वो उस वर्क की 75% की बात कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखो हमें ए के बारे में तो पता ही है भाई, ए जो है ए 75% वर्क जो है वो कितने दिन में करता है, 75% वर्क करता है अभी 18 डेज में। ठीक है, 18 डेज में। और यदि मैं बी की बात करता हूं, बी 25% कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब बी 25% करता है कितने दिन में भी 12 डेज में, और तो इसका मीनिंग 75% कितने दिन में करेगा 75%, इसका तो 3 गुना है ना, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 36 डेज में। तो बी उस वर्क का 75% करेगा 36 डेज में, 36 डेज में। अब देखो ये जो डेज हमें पता चले हैं दोनों के 75% के हिसाब से पता चले हैं। कैसे, ए पूरे काम का 75% कर रहा है 18 डेज में, बी उसी वर्क का 75% कर रहा है 36 डेज में, और हमें भी तो 75% वर्क के लिए बताना है कि दोनों मिलकर उस वर्क का 75% कितने टाइम में करेंगे। तो यहां से आप सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे, यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम हमारा यहां पर आ जाता है 36। तो देखो यदि मेरे पास 36 यूनिट वर्क है, और इट मींस वर्क का 75% 36 यूनिट है, आप ये भी कह सकते हैं। तो 18 डेज में 36 यूनिट करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में आप कहेंगे सर 2 यूनिट करेगा। अब इसी तरह बी 36 डेज में 36 यूनिट करता है, तो 1 डे में कितना करेगा 1 यूनिट करेगा। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितने यूनिट किया, 3 यूनिट किया, और हमें करना कितना है 36 यूनिट, तो 36 यूनिट 36/3 दैट इज आंसर इज 12 डेज। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 12 डेज में कर जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है ना? तो बात को ध्यान से समझना है, उसने हमसे 100% वर्क की बात नहीं की, उसने हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस वर्क का 75% कितने दिन में करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, भाई 4 दीवारें हैं ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सभी जानते हैं भाई, क्यूबॉइड की शेप क्या होती है भाई, क्यूबॉइड की शेप सभी को पता है भाई, ऐसी कुछ शेप होती है क्यूबॉइड की, क्लियर है ना, ऐसी कुछ शेप होती है क्यूबॉइड की। उसने कहा जो 4 दीवारें हैं इसकी 4 वॉल्स हैं, उनका एरिया हमें दिया है, कितना दिया भाई, 57 स्क्वायर मीटर, 57 स्क्वायर मीटर उनका एरिया है, क्लियर, चारों दीवारों का है। अब उसने कहा इफ द लेंथ हमें कितनी दी है 5.5 मीटर, हाइट दी है 3 मीटर, तो व्हाट इज इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये हमें बताना है। अब आप एक बात बताइए भाई, पहले तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आता भाई, फॉर्मूले भूल जाते हैं भाई, क्या फॉर्मूला होना चाहिए भूल जाता है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। ऐसी सभी फिगर जिनका बेस और टॉप एक जैसा हो, जैसे यदि आप इसका बेस देखें और इसका टॉप देखें, क्या एक जैसे है, हाँ या ना, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल एक जैसा है, जैसा बेस है वैसे ही टॉप है। तो कभी भी उनकी दीवारों का एरिया यदि आपको निकालना है तो पहले तो ये बताइए जो दीवारें हैं वहां, ये दीवारें कहां पर खड़ी होती हैं, हमेशा ये बाउंड्री पर खड़ी होंगी, और बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं भाई, पेरीमीटर, और इसके पेरीमीटर किसका, बेस का पेरीमीटर, और बेस कैसा है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, सभी को पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L+B, होता है ना 2 × L+B। और यदि मैं इसकी हाइट की बात करता हूं तो अब दीवारें कितनी ऊंची है, दीवारें कितनी ऊंची है, यदि आप देखें तो h × h, तो यहां से किसका एरिया आ जाएगा, हमारी वॉल्स का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा, क्लियर। अब एरिया कितना है, यहां पर एरिया हमें दिया है भाई 57 = 2 × L, लेंथ कितनी दी है भाई 5.5 प्लस B विड्थ हमें फाइंड करनी है, इनटू h हाइट कितनी है 3 है। अब 3 से ये कितनी बार कैंसिल हुई, 19 टाइम्स कैंसिल, क्लियर है। अब यहां से और सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखिए 19 = कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 + 2B, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, B की वैल्यू आ जाएगी 19 - 11 8/2 दैट इज 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है भाई 4। तो इसकी जो विड्थ होगी वो कितने मीटर की होगी भाई, 4 मीटर इसकी विड्थ होगी। क्या ये बातें क्लियर है। तो कभी भी ऐसा हो कि फॉर्मूला आपको याद नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है कि जो फिगर दी गई है उसका बेस और टॉप एक जैसा है, तो दीवारों का एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, मैं लिख भी देता हूं क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट आप करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आप चाहिए क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो या प्रिज्म हो, आप हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसका यूज हर जगह कर सकते हैं। क्लियर है, बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है उसकी लैंग्वेज को समझिए। इसने कहा एट 30% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1050। इसने कहा जब किसी आर्टिकल को 30% के डिस्काउंट पर दिया जाता है, बेचा जाता है 30% के डिस्काउंट पर, तो उसका जो सेलिंग प्राइस बनता है वो कितना बनता है 1050। अब उसने कहा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 15%। तो डिस्काउंट यदि 15% है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपसे पूछा है। यदि डिस्काउंट 15% है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपसे पूछा गया। अब आप एक बात, छोटी सी बात समझिए कि जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। आप कहेंगे सर ये तो एमआरपी पर दिया जाता है, क्लियर है। अब एमआरपी पर डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का दिया, आप कहेंगे सर 30% का दिया, 30% का दिया। अरे भाई जब एमआरपी पर हमने 30% का डिस्काउंट दे दिया है तो इसका मीनिंग एमआरपी का कितना बचा 70%, एमआरपी का कितना बचा 70%। तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि एमआरपी का 70%, एमआरपी का 70% दैट इज सेलिंग प्राइस जो भी है वो कितना है, एमआरपी का 70% दैट इज सेलिंग प्राइस वो कितना है 1050। और हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि भाई यदि डिस्काउंट 15% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यदि 15% का डिस्काउंट देंगे तो इसका मीनिंग 85%, तो एमआरपी का 85% वो पूछना चाहता है, एमआरपी का 85% वो पूछना चाहते हैं, क्लियर है ना। अब 85% कैसे निकालेंगे, 1050 इंटू 85 अपॉन में कितना भाई 70। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 35 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये कितना भाई 3 टाइम्स 30 टाइम्स,
और यहां से इसको फिर 2 से ये 15 टाइम्स, अब आप इनकी प्रोडक्ट कर लीजिए। 15 5 75, 15 5 75, 7 बचा, 15 120 और 7 127, 1275, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 1275 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 336, 288 एंड 161। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन का मीनिंग ये होता है कि भाई, कहने का मीनिंग ये है कि जो रेशो इन दोनों के बीच में है, जो रेशो इन दोनों के बीच में है वही रेशो इसमें और वो जो नेक्स्ट नंबर है उसमें होना चाहिए। इट मींस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 336 और 288 में जो रेशो है वही रेशो किस में आना चाहिए, 161 और x में आना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से आपने पढ़ा होगा कि आउटर वालों की प्रोडक्ट और इनर वालों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल, यही होना चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो यहां से x की वैल्यू वही हमारा क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। 336 इंटू x इक्वल टू कितना आएगा, 288 इंटू 161। क्लियर है? तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है 288 इंटू 161 अपॉन में कितना, 336। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 टाइम्स, 4 से 4 8 32, 4 चौक 16। अभी और भी कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 6 बार, 12 से ये 7 बार, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21, और इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो 36 18 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, कितना, 138। तो करेक्ट आंसर क्या बन के आता है भाई, 138 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो 138 होगा। क्लियर है? बातें क्लियर हो गई? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसने कहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 9 एंड 90। 9 और 90 के बीच में जितने नंबर हैं उनका हमें एवरेज फाइंड करना है, विच आर डिविजिबल बाय 8। लेकिन कंडीशन उसने क्या डाली कि वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। वो नंबर्स किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। तो पहली चीज एक बात सोचो, उसने कहा कि मुझे उन नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो 9 और 90 के बीच में जो नंबर्स है उनका एवरेज निकालना है, लेकिन वो नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो। तो पहले तो ये बताइए 9 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर 16 है, 16 है, 9 के बाद तो 16 ही ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, 8 से 24 फिर आएगा, 8 चौक 32 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन 90 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर 88 है। क्या है भाई, 88। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है भाई एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है भाई फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट कितना है 16, लास्ट कितना है 88 और डिवाइडेड बाय 2। कभी भी यदि नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, इट मींस आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच का गैप इक्वल चल रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 16 और 24 में भी 8 का अंतर है, 24 और 32 में भी 8 का अंतर है, 32 और अगला नंबर क्या होगा 40, उसमें भी 8 का अंतर है। यदि ये अंतर बराबर है तो और आपको एवरेज फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को ले लीजिए, लास्ट नंबर को ले लीजिए, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो वही हमारा क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज कितना बनता है जरा इनको देख लेते हैं भाई। इनका जो सम आ जाता है वो कितना आता है भाई, 104 अपॉन में 2, दैट इज आंसर इज 52 इज द करेक्ट आंसर। 52 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्या है, उसको उसकी लैंग्वेज को समझिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इसने कहा ए ट्रेडर हैज 360 kg राइस। भाई इसने कहा एक व्यापारी है, उसके पास 630 किलो चावल है। अब उसने क्या किया कि कुछ पार्ट को 15% की प्रॉफिट पर बेच दिया और जो बाकी पार्ट बचा उसको 8% के प्रॉफिट पर बेचा। भाई कुछ पार्ट उसने 15% के प्रॉफिट पर, रिमेनिंग पार्ट 8% के प्रॉफिट पर, लेकिन उसे टोटल इट मींस
630 किलो पर यदि उसने देखा तो ओवरऑल प्रॉफिट है भाई 12% का। तो आपसे पूछा है कि उसने 8% पर कितना, 8% प्रॉफिट पर जो बेचा था वो कितना राइज था, ये आपसे पूछा गया। देखो कभी भी दो अलग अलग चीजों के बारे में पता है और कंबाइन करके भी उनका पता है तो हम एलिगेशन हमेशा यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास एक तरीके से दो पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। दो हमारे पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट है, दूसरा है सेकंड पार्ट। पहले पार्ट को मैंने 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे पार्ट को मैंने 8% के प्रॉफिट पर। लेकिन ओवरऑल जब मैं देख रहा था दोनों ही प्रॉफिट है ना तो पॉजिटिव लिया। बाई चांस या लॉस होता तो मैं क्या लेता, निगेटिव ले लेता, माइनस का 15। भाई लॉस होता तो माइनस का 15 ले लेता, लेकिन यहाँ पर दोनों ही केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने दोनों को क्या लिया भाई, पॉजिटिव लिया। एक पार्ट पर हमें 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पर हमें 8% का प्रॉफिट है, लेकिन ओवरऑल जब मैंने देखा तो तब मैंने ये देखा कि ओवरऑल मुझे 12% का क्या है, प्रॉफिट है। अब यहां से इसमें एलिगेशन लगा दिया करें। एलिगेशन देखो, एलिगेशन कैसे लगाना है, तो बड़ी वाली, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कीजिए। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 4 आएगा। तो इसका मीनिंग ये वो क्वांटिटी हो गई, उस क्वांटिटी का रेशो हो गया 4:3, उन क्वांटिटी का रेशो हो गया जिन पर हमें 15% और 8% का प्रॉफिट हुआ था। क्लियर है, 15% और 8% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। इसका मीनिंग ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि मेरे पास 4 और 3 7, यदि टोटल 7 किलो है तो 7 किलो में से 4 किलो को मैं 15% के प्रॉफिट पर बेचूं और 3 किलो को 8% के प्रॉफिट पर बेचूं तो ओवरऑल मुझे 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास वहां पर टोटल क्वांटिटी 7 किलो है, नहीं है, 7 तो नहीं है, वहां पर कितना है, यहां पर है 630, तो यहां पर हमारे पास है 7 का 630 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर 90 से कर दें, तो 9 7 63, 90 से हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो हमसे, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन किससे पूछा था कि भाई 8% वाला, तो इसका मीनिंग 90 से यहां मल्टीप्लाई की गई है तो 90 टाइम्स हो रही है क्वांटिटी, तो यहां पर भी इनका 90 टाइम्स कर देंगे। इसमें 90 गुना 9 27, तो इसका मीनिंग 270 किलो। तो आप ये कह सकते हैं कि 270 किलो हमारे पास ऐसे चावल थे जिनको हमने 8% के प्रॉफिट पर बेचा। क्लियर, पक्का भाई, किसी को डाउट तो नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है जरा उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब देखो ये वाला टाइप भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये टाइप काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसे लिखा क्या है कि भाई 50% ऑफ ए इक्वल टू बी। भाई ए का जो 50% है वो बी के बराबर है, ए का 50% बी के बराबर है, तो b% ऑफ 40 इज द सेम एज, यहां पर आपको फिल करना है ऑफ ए। तो इसने कहा कि बी का जो 40% है वो ए के कितना टाइम्स है, आप ये कह सकते हैं। क्लियर, अब सबसे पहली चीज तो ये हुआ कि भाई 50% ऑफ ए, ठीक है, 50% ऑफ ए, या फिर आप यहां से शुरू कीजिए b% ऑफ 40। b% ऑफ 40 का मीनिंग क्या समझते हो, b% ऑफ 40, b% ऑफ 40 का b%, या आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, b/100 इंटू 40। हाँ या ना, क्लियर है। अब ये जो b है ये b किसके इक्वल है, 50% ऑफ ए, तो b की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 50% ऑफ ए, ये तो b की जगह आ गया, अपॉन में 100 और इनटू कितना भाई 40, यही तो कहानी होगी। अब जरा और इसको सॉल्व करते हैं, तो 50% तो 50/100 इंटू 100 इंटू ऊपर ए आया और ऊपर ये 40 आ गया। अब ये कितनी बार कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, ये कितनी बार, 2 टाइम्स कैंसिल। अब यहां से यदि आप देखेंगे तो कितना आता भाई, ये इससे 20 टाइम्स कैंसिल, 20 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो a/5 आया, a/5, या आप कह सकते हैं 0.2 इंटू 5, a 0.2 इंटू ए, ये भी तो कह सकते हैं 0.2 इंटू ए। तो आप ये समझिए किसका मीनिंग, ये कितना है भाई, 0.2 ऑफ ए, 0.2 ऑफ ए, 0.2 ऑफ ए। तो राइट आंसर क्या बनेगा भाई, 0.2 इज द करेक्ट आंसर, ए का 0.2। क्लियर है,
बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इसी एग्जाम में नहीं, ये हर एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज समझते हो, यदि वो बिना रुके एक ट्रेन चलती है तो कितने की स्पीड उसकी होती भाई, उसकी एवरेज स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मीनिंग ये है, यदि वो बिना रुके जाए तो 120 किलोमीटर एक घंटे में जा सकती है। 120 किलोमीटर एक घंटे में, यही हुआ ना। 120 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है कि एक घंटे में 120 किलोमीटर वो जा सकती है। क्लियर है? और यदि उसने कहा इंक्लूडिंग स्टॉपेज, इंक्लूडिंग स्टॉपेज का मीनिंग है यदि वो रुक रुक के जाती है। कहने का मीनिंग ये हुआ यदि वो रुकते हुए जाती है, ऐसे रुकते हुए जाती है, तो उसकी स्पीड आती है भाई 50 किलोमीटर पर आवर, तो तब वो एक घंटे में 50 ही किलोमीटर जा पाती है। एक घंटे में 50 किलोमीटर जा पाती है। क्लियर? अब उससे पूछा क्या है कि वो एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी हुई थी, यही तो पूछा ना। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर, तो एक घंटे के में कितने मिनट के लिए वो रुकी हुई थी। अब एक बात सोचो, यदि वो ना रुकती तो एक घंटे में कितना जाती, 120 किलोमीटर। रुकते हुए गई तो एक घंटे में कितना जा पाई, 50 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर कम चल पाई भाई? आप कहेंगे सर 70 किलोमीटर कम चल पाई। और जब 70 किलोमीटर कम चल पाई तो जब बिना रुके जाती थी तो एक घंटे में कितना जाती थी, 120। तो जो 70 है वो 120 का कितना पार्ट है? इसका मीनिंग इतना पार्ट वो कम चल पाई है, इतना पार्ट वो कम चल पाई है। यही तो कहेंगे ना भाई 70 अपॉन में 120। भाई यदि वो बिना रुके जाती तो एक घंटे में 120 किलोमीटर जाती, लेकिन अब वो 50 किलोमीटर चल पाई है एक घंटे में, तो इसका मीनिंग 70 किलोमीटर वो नहीं चली। क्लियर है ना? तो 70 किलोमीटर नहीं चली तो 70 जो है 120 का कितना पार्ट है, 70 अपॉन में 120, या आप कह सकते हैं भाई 7/12 पार्ट। इतना पार्ट वो कम चली, इतना पार्ट वो कम चली, तो इसका मीनिंग इतने घंटे के इतने पार्ट में ही वो रुकी हुई थी। तो इसका मीनिंग ये हुआ एक घंटे में कितने मिनट होती है? आप कहेंगे सर 60 मिनट होती है, तो इंटू 60 कर दिया, 12 पंजे 60, 7 पंजे 35। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो 35 मिनट के लिए रुकी हुई थी। तो एक घंटे में वो 35 मिनट स्टॉप थी, रुकी हुई थी। क्लियर है? यदि वो 35 मिनट और चलती तो 120 किलोमीटर चला जाता, लेकिन वो रुकी हुई थी तो इसलिए केवल 50 किलोमीटर ही चला गया, 70 किलोमीटर वो नहीं चली। क्लियर है? बातें समझ में आती है? तो राइट आंसर इज 35 इज द करेक्ट आंसर। तो बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि वो कितना कम चल पाए, और यदि वो नहीं रुकती तो कितना चलती। नहीं रुकती तो 120 किलोमीटर जाती, लेकिन नहीं रुकती तो 120 किलोमीटर जाती, और रुक रुक के जा रही थी तो 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर कम चल पाई है। तो 70 जो है 120 का कितना पार्ट है, 70 अपॉन में 120। इतना पार्ट वो कम चल पाई है, तो ये घंटे का कितना पार्ट है, घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट। तो 60 का 7/12 दैट इज 35 मिनट। तो 35 मिनट के लिए वो रुकी हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब देखिए भैया, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता क्या है जरा उसको समझिए। उसने कहा द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड डेट दैट कैन बी अर्न in 2 years at the same rate at the same principal are 4,000 and 4180 respectively. What is the rate of interest per annum? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, देखो भाई कहना क्या चाह रहा है। उसने हमसे ये कहा कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है भाई 4,000 रुपये, और 2 साल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, 4,180 रुपये। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग होता है? नहीं होता। आपको पता है भी हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। पहले साल का भी उतना ही होगा, दूसरे साल का भी उतना ही होगा, तीसरे साल का भी उतना ही होगा। और जब इसने ये हमसे कह दिया कि भाई 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4,000 रुपए है, तो यहां से हमें एक बात सीखने को मिल गई। तो पहले साल का, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का तो दोनों बराबर ही होंगे ना। तो यदि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2,000, और दूसरे साल का भी कितना होगा, 2,000। तभी तो 4,000 बनता है। पहले साल का भी उतना होगा, दूसरे साल का भी उतना होगा, टोटल आ गया भी 4,000। ये बात समझ में आती है? ये तो बात थी भाई सिंपल इंटरेस्ट की। अब यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं
तो हमेशा याद रखिए पहले साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले साल जो इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में हो या कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल पर मिलेगा, और प्रिंसिपल पर जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो दोनों जगह बराबर हुआ। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा कितना भाई? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा? 2000 रुपए। अब जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल के ऊपर 2000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बात समझ में आती है भाई? प्रिंसिपल के ऊपर एक साल में 2000 रुपए मिलते हैं, तो प्रिंसिपल के ऊपर 2000 रुपए मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन 2000 प्लस 2000 ये तो 4000 हुए, लेकिन यहां पर कितना है? 4180 है। तो इसका मीनिंग एक्स्ट्रा कितना है? 180 रुपए है। अब ये जो 180 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ये किसके ऊपर मिले हैं? ये हमें मिले हैं भाई किसके ऊपर? पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 2000। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 2000। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें 180 रुपए मिले किसके ऊपर? 2000 रुपए के ऊपर 180 रुपए ब्याज के मिले। ये मेरा मीनिंग हुआ ना, 180 रुपए का इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर? 2000 रुपए के ऊपर हमें 180 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो यहां से डायरेक्ट हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि भाई ये जो 180 है वो 2000 का कितना परसेंट है? 180 2000 का कितना परसेंट है? तो ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो 9% है। तो करेक्ट आंसर इज 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अभी? 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है? 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या ये बातें क्लियर है? इसको डाउट तो नहीं है? तो भाई यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, और इसको जल्दी कैसे करना है? देखो कभी भी 2 साल का ऐसे आता ना, तो पहली चीज ये देख लो भाई, ये 2 साल का 4000 है, ये 4180 है, तो कितना एक्स्ट्रा? 180। ठीक है ना? ये 2 साल का 4000 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का कितना होगा? 2000 होगा। बस डायरेक्ट इतना निकालो और इसकी परसेंटेज निकाल दो, बस वहीं से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? केवल इतना काम आपको करना है। ये चीजें मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा कि यहां से किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? उसके कंसेप्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो भाई इसने क्या कहा? किसने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 28। देखिए भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना? भाई बी क्यूब इक्वल टू कितना है भाई? 28। ये हमें दिया हुआ है, और a प्लस बी हमसे कह रहा है भाई वो 4 है। तो आपसे पूछे a इंटू बी कितना होगा? a और b की प्रोडक्ट कितनी होगी? अब एक तो तरीका है भाई आप फॉर्मूला यूज करें पूरा, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लिया करें। कैसे भी? अब ऐसे नंबर देखो जिनका सम यहां से 4 आ जाए। भाई कैसे कैसे 4 बन सकते हैं? या तो आप 2 प्लस 2 कर ले, या 3 प्लस 1 कर ले, ऐसे ही तो कर सकते हो। क्लियर है? या फिर क्या करें भाई 0 प्लस 4 करें, ये बात हो सकती है। अब क्या वो पुट करने पर देखो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं भाई? सम 4 होने के a प्लस बी इक्वल टू 4 किस किस तरीके से हो सकता है? या तो मैं कर सकता हूं 3 प्लस 1 4 हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 प्लस 2 हो सकता है भाई, तब भी 4 हो सकता है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई 1 प्लस 3 वो तो रिपीट हो जाएगा, या फिर 4 प्लस 0 आप ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी 4 हो सकते हैं। अब इसका मीनिंग एक तरीके से मेरे पास तीन टाइप आ गए, या तो 3 और 1 होगा, या 2 और 2 होंगे, या 4 और 0 होगा। अब क्या यहां पर वैल्यू पुट करने पर किससे हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? इस इक्वेशन को किससे सेटिस्फाई कर रहा है? यदि मैं 2 और 2 रखता हूं तो 2 का क्यूब 8 प्लस 8 16, तो इससे तो सेटिस्फाई नहीं होता। 4 प्लस 0 4 का क्यूब 64, ये इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग केवल एक ही बचा हमारे पास। तो यदि मैं a की वैल्यू 3 रखता हूं 3 का क्यूब, और b की वैल्यू 1 रखता हूं 1 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है भाई? 27 प्लस 1 का क्यूब क्या होता है? 1, तो 28 बना। वो कितना बना? 28। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है। तो भाई हमें पता चल गया कि a इक्वल टू आप 3 यूज कर सकते हैं, b इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और हमें बताना क्या था? a b, इट मींस a इंटू b हमें बताना है। तो 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 दैट इज आंसर इज 3 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए यहां से भी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये टाइप काफी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। पहली चीज इसकी लैंग्वेज समझिए। उसने कहा 6 टाइम ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का जो 6 टाइम है ग्रेटर देन 7 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल बाय 11। मान लो कोई भी फ्रैक्शन मान लेते हैं वो है x, उसका 6 टाइम तो 6x हो गया। किसी फ्रैक्शन का 6 टाइम
जो बड़ा है किससे बड़ा है, 7 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इसके 7 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल, इट मींस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 1/x हमने कर दिया, उसके 7 टाइम्स से कितना बड़ा है, आप कहेंगे सर 11 बड़ा है, ये बड़ा 11 बड़ा है, ये तो हुआ। तो आपसे पूछा वो फ्रैक्शन क्या है। अब रही बात हमें यहां पर वैल्यू, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे, उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो बेटर ये है कि आप ऑप्शन का चूज कीजिए, और ऑप्शन भी ऐसे जिससे वो कैंसिल आउट होते चले जाए। इट मींस हमें यहां पर देखो ये वाला, ये 7 कब कैंसिल हो सकता है, जब डिनोमिनेटर 7 आए, ठीक है ना, और 7 एक ही ऑप्शन में, तो इसको प्रेफरेंस देके देखते हैं भाई, इसको हम चेक करते हैं कि यहां पर x की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू 7/3 पुट करने पर क्या 11 आता है या नहीं आता है। देखिए सॉल्व करके देखते हैं, 6 इंटू x की वैल्यू 7/3 माइनस 7 इंटू 1 में, यहां से x की वैल्यू 7/3 है तो नीचे तो 7 और 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, 7 to 14 माइनस 3 दैट इज 11, मैच कर रहा है ना। तो इसका मीनिंग x की वैल्यू कितनी है भाई, 7/3 इसका करेक्ट आंसर है। तो भाई आप इसको ऑप्शन से करना, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो आपको कोशिश यही करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर टाइम ज्यादा आपका लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे कहा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज माइनस का 31 एंड लास्ट टर्म इज 29। अब देखो उसने क्या कहा, एक सबसे पहले जब हमसे कह दिया गया भी, इसने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, और जब हमें पता है भी एपी है और कितने टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 11 टर्म का, तो n की वैल्यू तो आ गई हमारी 11, ये बात समझ में आती है। फर्स्ट टर्म जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने है भाई, माइनस का 31, ठीक है। लास्ट टर्म इट मींस जिसको हम l से लिखते हैं वो है हमारा 29, क्लियर। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है भाई इनका सम। सम का फॉर्मूला, यदि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है और सम हमें निकालना है, तो n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, इससे हम सम फाइंड कर सकते हैं। n कितना है 11, 11/2, a प्लस एल, a कितना है माइनस का 31 और l कितना है 29, ये बात समझ में आती है। अब यहां से 11/2 और यहां से आगे भाई माइनस का 31 और प्लस का 29 दैट इज 2, और वो भी हमारा किसका भी माइनस का 2, कितना भी माइनस का 2, क्लियर है, कितना माइनस का 2। अब यहां से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो राइट आंसर इज -11 इज द करेक्ट आंसर। तो उसका जो सम होगा वो कितना होगा, -11 उसका सम हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा 27n4 इज डिविजिबल बाय 11। इसका मीनिंग ये हुआ कि 27n4 जो है वो किससे, 11 से पूरा डिवाइड है। 11 से क्या है, पूरा डिवाइड है। तो आपसे पूछा n की वैल्यू क्या है। अब यदि ऐसा केस हुआ करे ना कि आपको कहा जाए 11 से पूरा डिविजिबल है और वैल्यू पूछ ले भाई, बीच में कोई डिजिट की जगह लेटर दे दिया जाए, x y z कुछ भी दे, उसकी वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको बस इतना करना है कि ऑल्टरनेट का सम इक्वल कर देना है। इट मींस ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पर जो भी है उनका सम इक्वल कर देना। अब देखो वो कैसे, यहां से इसका मीनिंग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 + n = 7 + 4, क्लियर है। तो यहां से 2 + n = 7 और 4 11, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 - 2 दैट इज 9। n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो वो वैल्यू कितनी है भाई, n जो है, n की वैल्यू है भाई 9। तो 9 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो 9 इज द करेक्ट आंसर, पक्का भाई। चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा ए वॉच हैविंग मार्क प्राइस एज 8400 भाई, एक घड़ी है जिसकी एमआरपी तो है कितने भी 8400 और बेचा गया कितना 5040 में, लेकिन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 2 डिस्काउंट दिए गए और पहला डिस्काउंट है भाई 25% का। तो आपसे पूछा है भाई, आपसे ये पूछा है कि देन व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट परसेंट। तो दूसरा डिस्काउंट परसेंट कितना है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब यहां से इसको जरा कैसे सॉल्व करें, तो पहली चीज तो ये देखिए एमआरपी उसने दी, एमआरपी कितना दिया हमें, एमआरपी दिया हमें 8400 एमआरपी दी। उसने क्या कहा, 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया भाई, पहला डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 25% का, 25% का डिस्काउंट दिया
और 25% का मीनिंग होता है भाई सिंपल सी बात है, सभी को पता है 1/4 इतना, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 8400 का 1/4 हमारे पास आ गया कितना 2100, इतने का डिस्काउंट हुआ। और जब इतने का डिस्काउंट हुआ तो इसका मीनिंग कितना 6300, ये उसका सेलिंग प्राइस था। अब लेकिन इसके ऊपर एक और बार डिस्काउंट दिया, क्योंकि दो उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, इसके ऊपर एक और बार डिस्काउंट दिया और उसने कितने में बेच दिया इसको 5040 रुपए में इसने बेच दिया। तो आपसे यही पूछा है कि ये वाला जो डिस्काउंट है वो कितने % का डिस्काउंट है। अब यहां से एक बात बताओ कितने का डिस्काउंट दिया गया, यदि मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितने का डिस्काउंट है, आप कहेंगे सर 1260 रुपए का डिस्काउंट है। अब ये जो 1260 रुपए का डिस्काउंट है वो किसके ऊपर मिला होगा 6300 के ऊपर, तो 1260 जो है वो 6300 का कितना % है ये हमें देखना है, ठीक है ना, क्लियर है। पॉइंट से ये कितना भाई 20% है, कितना %, 20% है, लेकिन वहां वैल्यू परसेंटेज में तो नहीं दी है, तो फिर अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 20% का मीनिंग 20/100 और 20/100 इसको आप कह सकते हैं 0.2, तो इसका मीनिंग इतना, वो दूसरा डिस्काउंट है, तो दूसरा जो छूट की प्रतिशत है वो कितना है 0.2। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए, आसान सा क्वेश्चन है। इसने कहा PQR हमें दिया है और PQR का रेशो दिया है 2:3:5। PQR का रेशो क्या दिया है 2:3:5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q इज टू Q प्लस R इज टू R प्लस P, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए भाई क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से P प्लस Q, P की वैल्यू आप कितना कहेंगे, P की वैल्यू है 2 और Q की वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 3 क्लियर इज टू Q प्लस R। Q और R की वैल्यू यदि आप देखें तो Q की वैल्यू कितनी है भाई 3 है और R की वैल्यू है 5, तो 3 प्लस 5। इसी तरह यहां से R प्लस P, तो R और P की यदि R की वैल्यू देखें तो कितना है भाई 5 है और P की वैल्यू है 2, तो 5 प्लस 2। क्या ये बात समझ में आती है? और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 5:8:7, तो करेक्ट आंसर इज 5:8:7 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? चले, और इसको और जल्दी कैसे लिखना है, देखो पहले 2 को ऐड करो तो 5 आ गया, 5 इसमें है, अगला 2 को ऐड किया तो 8 आया, यहाँ से 8 5 8 5 8 इसमें है, तो बस यही आंसर है। आप इसको और जल्दी ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि PQ है फिर QR है फिर RP है, तो इसका मैंने एक सीक्वेंस में वो ऐड करता चला जाए। नेक्स्ट आगे भी, नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ उसने कहा भी एक 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है भाई 21। अरे भाई जब 20 स्टूडेंट है उनका एवरेज 21 ईयर्स है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी हमारे पास, टोटल एज कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है 20 इंटू 21 कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा भाई 420, तो टोटल एज कितनी होगी 420। अब उसमें से हमने 2 स्टूडेंट निकल गए, 2 स्टूडेंट उस ग्रुप में से निकल गए और अब फिर उसमें अब जो हुआ द एवरेज नाउ बिकम 20 ईयर, और उसमें एक ने ज्वाइन कर लिया भाई, 2 व्यक्ति उसमें से 2 स्टूडेंट उसमें से निकल गए और एक व्यक्ति ने उसमें ज्वाइन कर लिया, तो अब एवरेज जो हो गया वो कितना हो गया भाई 20 साल हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ अब टोटल एज कितनी हो जाएगी भाई, अब व्यक्ति कितने रह गए, अब हमारे पास 19 रह गए भाई, 2 गए थे लेकिन एक वापस भी तो आ गया ना, तो 19 हो गए, तो 19 का और एवरेज कितना 20, तो कितना आ गया भाई 380, टोटल एज आ गई 380। अब उसने कहा था भाई 2 जो व्यक्ति हैं, जो गैप आ रहा है यहाँ पर कितने साल का आ रहा है, 40 साल का गैप आ रहा है। अब उसने कहा जो 2 व्यक्ति हैं उनमें से एक है भाई 26 का, तो जब एक 26 का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा भाई 14 का, क्लियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति है तो उसकी जो एज है वो कितना भाई 14 ईयर्स है, दूसरे व्यक्ति की एज कितनी है भाई 14 ईयर्स दूसरे व्यक्ति की एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। उसने कहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 टू 650 व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7। इसने हमसे ये कहा कि 300 और 650 के बीच में ऐसे कितने नंबर है, 300 से लेकर 650 तक कितने ऐसे नंबर है जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो ये यहां से उसने कहा दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग इन दोनों का एलसीएम, और 5 और 7 का एलसीएम होता है भाई 35। तो इसका मीनिंग जो नंबर 35 से डिवाइड हो जाएगा वो 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से भी और 7 से भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब यहां से देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, कुछ बच्चे इसको करेंगे भाई एपी बनाकर, एपी इस
लिखेंगे भी, एपी बनाएंगे और तब सॉल्व करेंगे, तो उससे यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो इसको जल्दी करने का तरीका क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करें कि 300 को 35 से डिवाइड कर लो और 650 को 35 से डिवाइड कर लो। क्लियर है? 300 को जब 35 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स तो पूरा पूरा जाएगा ना, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, पॉइंट में भले ही कुछ आ जाए लेकिन 8 टाइम्स तो पूरा पूरा जा रहा है। तो ये 8 हमें पता है क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि 1 to 300, 1 से लेकर 300 तक 8 ऐसे नंबर हैं जो 35 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब जब मैं इससे इसको 650 को डिवाइड करता हूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 एकम 35 और फिर बचेगा हमारे पास कितना भी 300, वही 18 आ जाएगा यहां से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 से ये 18 हमें क्या बताएगा, 1 से लेकर 650 तक 18 ऐसे नंबर हैं जो 35 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग 1 से 300 तक 8 है, 1 से लेकर 650 तक 18 है, तो इसका मीनिंग 300 से 650 तक की रेंज में कितने आ जाएंगे, इनका डिफरेंस तो कितना है अभी, वो 10। तो 10 ऐसी संख्याएं हैं, 10 ऐसी संख्याएं हैं कि जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी, इट मींस 35 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए। उसने हमसे ये कहा कि रमन जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी काम को 7 दिन में कर सकता है और सचिन उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। अब हुआ क्या कि भाई तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया और उस काम के बदले उन्हें पैसे मिले, और वो पैसे कितने मिले भैया, 2860 रुपए उनको मिले, 2860 रुपए उनको मिले। तो आपसे पूछा है कि भाई रमन का शेयर कितना है, उसमें रमन का शेयर कितना है। पहली चीज हमेशा ये याद रखो, क्या उन्होंने इक्वल डेज तक वर्क किया, बिल्कुल भाई। जब तीनों ने मिलकर काम किया है तो इसका मीनिंग जब तक काम खत्म नहीं हुआ तो तीनों एक साथ काम करते रहे, सिंपल सी बात ये है। तो आपको यदि इस पैसे को डिवाइड करना है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो एक एक दिन का उनका काम है उसी रेशो में आप इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखिए सर, यहां से देखिए भाई राम के बारे में हमें पता है, राम किसी काम को करता भी 5 दिन में, ये तो कहा है राम उस काम को करता है भी 5 दिन में, और जतिन उसी काम को करता है भी कितने दिन में, 7 दिन में, और सचिन जो है उसी काम को करता है भी 9 दिन में। क्लियर है ना? अब इन तीनों का कॉमन मल्टीपल आप यदि आप देखें तो यहां से आप देखेंगे तो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा, ये देखो दोनों प्राइम नंबर है, 7 35, 35 गुना 9 315 कर दूं तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 315। तो रमन जो है 5 दिन में 315 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितने करेगा भाई, 63 यूनिट काम करेगा। जतिन जो है 7 दिन में 315, तो एक दिन में कितनी करेगा, एक दिन में करेगा भाई 45 यूनिट काम करेगा। और जो सचिन है वो सचिन 9 दिन में 315 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट भाई, 35 यूनिट काम करेगा। अब इनका एक एक दिन का काम का हमें पता चल गया। अब यदि हम देखें तो तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया होगा, जरा वो भी देख लेते भाई। 5 5 10 और 3 13, 1 6 4 10 और 3 13 1 14, 143 यूनिट उन्होंने काम किया भाई। तीनों ने एक दिन में 143 यूनिट किया, लेकिन उनमें से रमन का है 63 यूनिट, जतिन का है 45 यूनिट और सचिन का है 35 यूनिट। अब डेज तो उनके बराबर थे, तो इसका मीनिंग 1 डे वर्क में से जो तीनों ने मिलकर एक दिन में काम किया उसमें से रमन का जो पार्ट होगा उतना ही पार्ट टोटल पैसों का उसको मिल जाएगा। अब देखो भाई टोटल पैसे हमारे पास है कितने भाई, 2860 रुपए, यही है ना। और रमन का एक दिन का काम है कितना भाई, 63 यूनिट, आउट ऑफ कितना भाई 143। अब यदि आप यहां से देखें तो कैंसिल हुआ कितना भाई 20 टाइम्स, यहां से 20 टाइम कैंसिल हुआ, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6 और 6 18, तो 6 दूनी 12, तो 1260। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल पैसों में से 1260 रुपए किसको मिलेंगे, रमन को मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। उसने लिखा है if the diameter of a surface is 14 centimeter then what is the surface area of the sphere, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा भाई। देखो डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर कितना दिया है हमें 14 दिया है, तो आप कहेंगे सर रेडियस 7 हो जाएगी, जस्ट हाफ होता है, रेडियस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और यहां से भी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना,
4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, आर स्क्वायर आर कितना है 7 × 7, ये आगे भाई कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। आप इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए 4 दूनी 8 56, तो इसका मैं लास्ट में 6 आएगा हो जाएगा। चलिए तो 88 इंटू कितना कर दो भाई 7 कर दो, ऐसा कर ले 7 8 is 56, 5 7 8 is 56 प्लस 5 61, तो 616 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा 616 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका ये सरफेस एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 35% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 50700, तो व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसने कहा कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद एक पहला है 20% का, दूसरा है 35% का, किसी आर्टिकल को 50,700 में बेचा गया। तो आपसे पूछा है उस आर्टिकल का एमआरपी क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। भाई देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। ये फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए और मैंने पहले भी आपको याद भी कराई है। जैसे 20% है, 20% का मीनिंग ये होता है 1/5। अब देखो मैं क्या करूंगा, कैसे इसका यूज करूंगा, भले यहाँ पर 3 बार डिस्काउंट दिया जाता है या 4 बार डिस्काउंट दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब उसका यूज कैसे करेंगे भाई, जैसे 20% है, 20% इट मींस 1/5। 1/5 क्या बता रहा है कि यदि एमआरपी 5 रुपए है तो 1 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 4। फिर दोबारा जो डिस्काउंट दिया गया 35%, ठीक है 35/100, या आप कह सकते हैं इसको वर्बल भी सॉल्व कर सकते थे, कितना भाई 7/20। 7/20 हमें क्या बता रहा है कि यदि 20 रुपए एमआरपी है तो 7 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 13 रुपए क्या हुआ सेलिंग प्राइस। अब इधर की प्रोडक्ट कर लीजिए और इधर की प्रोडक्ट कर लीजिए। इधर प्रोडक्ट करेंगे 100 और इधर 52। अब आपने यहां से क्या देखा, यहां से आपने ये सीखा कि भाई यदि एमआरपी 100 रुपए है तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसमें से एक है 20% का, दूसरा है 35% का, देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो 652 रुपीज आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं वहां पर जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है 50700 आ रहा है, 50700 आ रहा है। ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका कितना टाइम्स है आप देखेंगे तो ये कितना 975 टाइम्स है। कितने गुना है भाई 975 टाइम्स है। तो इसका भी हम क्या करेंगे 975 से मल्टीप्लाई करेंगे। 975 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 97,500, 97,500। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई 3200 रुपए हैं, एबीसी में डिवाइड किए गए 3, 5 और 8 के रेशो में। तो उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी और सी। बी और सी के शेयर का डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा है। पहली चीज ये बताओ ए बी और सी का शेयर का रेशो क्या है। आप कहेंगे सर ए बी सी और के शेयर का रेशो है 3:5:8, 3:5:8। इसका मीनिंग ये हुआ 3:5:8 क्या हुआ कि जब ए को 3 रुपए मिलेंगे तो बी को 5 रुपए, सी को 8 रुपए, तो तीनों को कितने भाई आप कहेंगे सर 16 रुपए मिल रहे हैं। तीनों को टोटल कितने मिल रहे हैं 16। अब लेकिन वहां पर तीनों को बांटे कितने गए थे 32, तो 16 यूनिट किसके बराबर है, आप कहेंगे सर 3200 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 200 के। अब क्वेश्चन पूछा क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी। बी और सी के शेयर का डिफरेंस कितना होगा, और बी और सी के शेयर का डिफरेंस यदि आप यहां से देखें तो कितना, बी का है हमारा 5 और सी का है 8, तो डिफरेंस है हमारा 3 का। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 यूनिट होगा भाई 600 के बराबर। तो करेक्ट आंसर इज 600। तो इनके जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 600 का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 24। उसने कहा एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर है 5, और 5 मेंबर का एवरेज है 24। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर 24 into 5 दैट इज 120। उनकी टोटल एज हो जाएगी 120। अब उसने कहा इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर ओल्ड, यदि सबसे छोटा इन 5 में से जो सबसे छोटा है वो 8 साल का है, तो उसने पूछा है व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। उसने कहा जब वो सबसे छोटा वाला जो मेंबर है जब वो पैदा हुआ था तो सबकी एज का एवरेज कितना होगा। अब एक बात बताओ, तब तो 4 ही व्यक्ति रह जाएंगे,
तो टोटल एज ऑफ 4 मेंबर। अब जब वो पैदा हुआ था तब उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी। अब आप एक बात सोचो, अभी वो 8 साल का है तो इसका मीनिंग 8 साल पहले पैदा हुआ था, तो हर व्यक्ति की एज 8-8 साल कम हो जाएगी। तो जब एक व्यक्ति की 8 साल है तो 5 थे तो 8 पंजे 40, तो उनका जो टोटल एज होगी वो 40 साल कम हो जाएगी। तो 40 साल कम, इसका मीनिंग 80 साल, 120 साल तीनों की, पांचों की टोटल एज है उसमें से 40 साल घटा दिया। क्यों 40 साल घटाए भाई? 8 साल पहले पैदा हुआ था जो यंगेस्ट मेंबर है, अभी वो 8 साल का है तो इसका मीनिंग 8 साल पहले पैदा हुआ था। तो 8-8 साल पांचों मेंबर की कम हो जाएगी, तो 8 पंजे 40 साल टोटल में से कम हो गई। तो इसका मीनिंग सभी की, उन 4 मेंबर्स की जो टोटल एज है वो कितनी है? 80 साल। कब की है? जब वो पैदा हुआ था। कौन? जो सबसे कम उम्र का था। तो एवरेज क्या होगी? एवरेज हो जाएगा 80/4, दैट इज 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो ऐसे ही सेशन आते रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।